आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल करना ज़रूरी है। ज़िंदगी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वक्त पर कंट्रोल हासिल करना होगा और उसे बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करना होगा। कामयाबी की एक अहम कलीद टाइम मैनेजमेंट है। कामयाब लोग अपने वक्त को बेहतरीन अंदाज और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बामकसद ज़िंदगी मुनज़्ज़म उसूलों पर मुनहसर है। वही उसमें कामयाबी हासिल करते हैं जो वक्त के दायरे में रहकर अपने मकसद के तहत आगे बढ़ते हैं। आज का क़िस्सा भी एक होनहार वो बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की का है जो मशहूर एक्ट्रेस वो इन्फ्लुएंसर है, मुख्तलिफ सलाहियतों की हामिल, नाज़ व नज़ाकत और बेहतरीन स्क्रीन प्ले के हुनर से भी वाकिफ़, जिन्हें आप और हम मिस अक्सा के नाम से जानते हैं। अक्सा खान ने बचपन से ही अपनी फ़नी सलाहियतों की बुनियाद पर रियलिटी शोज़ में हिस्सा लेकर कई अवार्ड्स हासिल किए। छह साल की कम उम्री से ही वो अपने डांस परफॉर्मेंस के ज़रिए शायकीन का दिल जीतती रही हैं। भोपाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सा खान मुंबई के कई शानदार शोज़ की जीनत बनकर उभरी। फिर इसके बाद ईटीवी तेलुगु के मशहूर डांसिंग शो ढी में हिस्सा लेकर अपने डांसिंग स्किल्स को पेश किया। शो से एलिमिनेट हो जाने के बावजूद इन्हें ग्रैंड फिनाले में मधु किया गया। अक्सा खान ने टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर के साथ डांस करके शायकीन का दिल तो जीता ही, लेकिन इस परफॉर्मेंस के जरिए इन्होंने मिलियन फॉलोअर्स का भी दिल जीत लिया। और इसके बाद इन्हें टॉलीवुड से कई ऑफर्स मिलने शुरू हुए, लेकिन स्क्रिप्ट और कंटेंट को जहन में रखकर अक्सा खान ने फिल्मों का इंतखाब किया, जिनमें काबिल ज़िक्र फिल्में दर्जा, अनस्टेबल शामिल हैं, जबकि इनके कई एक प्रोजेक्ट्स अभी फ्लोर पर हैं। अक्सा की खूबी ये भी है कि वो शायरी के साथ साथ डायरेक्शन और एडिटिंग में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं, जबकि इन्होंने इंस्टाग्राम पर बनाए जाने वाले शॉर्ट वीडियोस की एडिटिंग बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की है। कमर्शियल ऐड हो या पुरानी फिल्मों के गीत, अक्सा खान ने मुनफरिद अंदाज में एडिटिंग करके इसको मजीद दिलकश बनाया है। अरे ऐसा कैसा होगा, तोबा काहे को करता प्यार से डरता, ऐसा कैसा होगा, जिसको उनके लाखों फैंस ने खूब सराहा। तो फिर आइए मिलते हैं अल्लाह की अता और बेपनाह खूबियों की मलिका अक्सा खान से। अक्सा खान जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने वक्त निकाल ही लिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। शुक्रिया सर। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम और हमारे प्यारी सी ऑडियंस को जो आज
मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये कि अक्सा सुनाइए आपकी तरक्की का किस्सा। माशाल्लाह, कितने खूबसूरत अंदाज से आपने शुरुआत की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो ये किस्सा बचपन से ही शुरू करते हैं। तो सर मेरी जो पैदाइश है वो है मध्य प्रदेश भोपाल की, लेकिन अब मैं काम की वजह से हैदराबाद में सेटल हो गई हूँ। तो सर मैं जब 6 मंथ्स की थी, 6 महीने की, तब मुझे मेरे नाना जी ने मेरे मम्मी पापा से अडॉप्ट किया था। पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आपको कोई मसला नहीं है तो हम अक्सा को ले लें। अच्छा। क्योंकि ऐसे बिना परमिशन के और ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं होती ना सर। तो उन्होंने पहले थोड़ा मशवरा किया और उसके बाद मेरी मम्मी और पापा ने दोनों ने हाँ करा। तो फिर उन्होंने मुझे 6 मंथ्स, जब मैं छोटी सी थी तो उन्होंने मुझे ले लिया। अच्छा। उसके बाद से सर उस दिन से लेके आज तक इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है सर कि मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने प्यारे नाना नानी मिले। बेशक जी, सही बात। तो सर बचपन से ये जर्नी शुरू हुई। 4 साल 5 साल की उम्र से मैंने जाना शुरू कर दिया था डांस कॉम्पिटिशन्स में। और ये किस्सा ऐसे शुरू हुआ डांस का कि मैं एक दिन आई स्कूल से नॉर्मली और गाने चल रहे थे सर FM रेडियो पे। टीवी है हमारे सर में घर में सर, लेकिन नाना जी को पसंद नहीं, इसलिए क्योंकि जैसे जब डिस्क ये सब लग जाती है ना, तो जब टीवी चल रही हो तो हम उसी में ही मसरूफ हो जाते हैं। सही बात। अब कौन आया कौन गया कुछ नहीं मालूम, बस हम टीवी में एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। कुछ भी हम सीरियल देख रहे हैं तो हमें लगता है जैसे हम ही वो हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ना मेरे नाना जी ने कभी डिस्क नहीं लगवाया, डिस्क कंटेनर, वो सिर्फ जो है टीवी रखा था उन्होंने, तो कभी न्यूज़ में सुनने के लिए। बिल्कुल। तो FM रेडियो पे एक दिन गाना चल रहा था, मैं स्कूल से आई, अपना बैग मैं साइड में रखा और मैं थोड़े डांस मूवमेंट्स करने लगी अपने हिसाब से, जैसे हाँ। छोटा सा बच्चा नहीं करता। बेशक। नाना जी ने देखा, फिर बाद में नानी जी भी ने देखा, तो नाना जी देखकर कहने लगे माशाल्लाह, मतलब कुछ रिदम में कर रही है लड़की। मतलब इतनी कम उम्र में रिदम में करना एक बड़ी बात होती है। सही बात। तो देख के उन्होंने कहा कि चलो हम एक देखते हैं, अगर इसे डांस कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, फिर आगे सोचेंगे कुछ। तो ऐसे हमने बचपन से कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू किया 5-6 साल की उम्र। अच्छा जी, फिर मैंने बहुत सारे, पहले तो लोकल कॉम्पिटिशन्स में किया, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। स्टार्ट में तो सर मुझे प्राइज़ ही नहीं मिले, इतना रोई सर मैं। होता है ना सर, अब छोटे से बच्चे को एक भी प्राइज नहीं मिला एक शो के अंदर, तो मैं खूब इतनी तेज रोई। मुझे सब समझा रहा है, नाना जी बेटा ये आप इतने छोटे से हो, जस्ट आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। नहीं, मैं और मेहनत करूंगी सर। मैंने उस दिन इतना डांस करा, मैं करी जा रही। तो मैंने फिर सोच लिया था कि जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में जाऊंगी ना, मैंने ना जीतना है। हो जाता है ना सर, बिल्कुल। बचपन में मुझे वो एक जोश और जुनून आ गया था। सही है। तो फिर मैंने फिक्स कर लिया कि भाई कैसे भी नेक्स्ट वाले कंपटीशन में तो जीतने ही। अच्छा। और मैंने वही करा सर, नेक्स्ट वाले कंपटीशन में फर्स्ट आई। वो सर जब एक जुनून आ जाता है ना सर, तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। सही बात। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जो जर्नी स्टार्ट करी, तो बहुत, जब मैंने टीवी रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया। एक तो सर था डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर, DI लिटिल मास्टर्स, तो उसमें बच्चों का होता था सर। हाँ, तो वो जी TV पर आता था, तो मैं उसमें टॉप 36 तक गई थी, मुझे सिल्वर सुपर विंग्स मिले थे। ओके जी, तो उसमें गीता मैम थी कोरियोग्राफर, और अहमद सर थे कोरियोग्राफर, और मुदस्सर सर थे, तो उसमें गई मैं। फिर मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में गई सर। अच्छा। वो कलर्स TV पे आता था। हाँ, वहाँ पे मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी। अच्छा जी, तो मैंने नॉर्थ के शोज पहले किए। अच्छा। और फिर मैं आई यहाँ पे सर साउथ में। अच्छा। तो साउथ का जो मेरा पहला डांस रियलिटी शो था वो है D10। अच्छा, D10। जी, D10 में आई मैं, उसका 10th सीजन था डांस में। तो बहुत बड़ा शो था सर, मतलब पहले हमें इतना नहीं मालूम था, लेकिन जब मुझे यहाँ पे कॉल किया गया इसके लिए, तो मुझे बहुत कुछ पता चला इसके बारे में। तो हमारे मतलब जैसे अब सर यहाँ पे जैसे मुझे सब लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे MP में भी मुझे सब लोग जानते हैं जो मतलब इस डांस फील्ड से कनेक्टेड है वो लोग। तो उन्हीं में से एक भैया ने मुझसे कहा, भाई की तरह मानती हूँ मैंने, पीयूष नाम है उनका।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बड़ा डांस रियलिटी शो है और जावेद मास्टर करके एक मास्टर है साउथ के, अच्छा। हैदराबाद के, तो उन्हें एक अच्छी डांसर चाहिए, अच्छी कंटेस्टेंट चाहिए। तो मैंने बोला डेफिनेटली मैं तो करना चाहूँगी सर, किसी को भी मौका चाहिए होता है चाहिए, किसी भी बिल्कुल, आर्टिस्ट सही को। बात है, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। हम सर हैदराबाद में आए, हैदराबाद में हमने ऑडिशन दिया, सब कुछ फाइनल हो गया सर, लेकिन मसला आ गया मेरी एज का। ओके। मैं छोटी थी सर, मैं थी 14 ईयर्स की और 15 रनिंग में थी मैं, तब मैं यहाँ पर आ गई थी। तो अब क्या करें, डिस्कशन चला, डायरेक्टर सर, कोरियोग्राफर सर, सब लोग बैठे हुए थे, क्या करें क्या नहीं करें, सब सोच रहे हैं। फिर डायरेक्टर सर ने बोला कि कुछ भी करो, बच्चे के पास टैलेंट है और हमारे मंच को भी, हमारे स्टेज को भी वही चाहिए, टैलेंट। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ है। तो फिर एक लंबे डिस्कशन के बाद सबने ये सोचा कि इसको हम मौका देते हैं बिकॉज शी इज़ टैलेंटेड, और उन्होंने मुझे टॉप 16 में सेलेक्ट कर लिया सर। लेकिन मुझसे एक ये शर्त याद रखी उन्होंने कि आप बाहर किसी को अपनी एज रिवील प्लीज़ मत करना। अच्छा, सही है। क्योंकि कुछ लोगों को हाँ, एतराज़ होता है, थोड़ा एतराज़ रहता है सर, तो लोगों को भी थोड़ा माइंड में रख के चलना पड़ता है। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी थोड़ी एज बढ़ा कर लिख रहे हैं, तो उन्होंने लिखा मेरा 22 ईयर्स। वाह। तो हमें तो बस एक स्टेज चाहिए था। बेशक। हमने बोला कोई मसला नहीं है सर, हम बिल्कुल किसी को बाहर नहीं बताएंगे। और हम, मेरी ऐसी जर्नी शुरू हुई सर D10 डांस रियलिटी शो से। तो वो मेरा पहला साउथ का शो था। हाँ, लेकिन एक चीज़ अक्सा जी, जिस तरह आपने बताया कि भाई आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखती जी, हैं और मुंबई के कई एक रियलिटी शोज़ आप कामयाब भी हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप साउथ की तरफ राग़िब हुई। तो मुझे ये सवाल खटकता है कि लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम आया होगा, जी जी वो कैसे आपने मैनेज किया, उस बारे में बताएं। क्योंकि देखिए, हिंदी गाने तो आप सुनती रहती थी, क्योंकि हाँ। आपके नाना ने सारे गाने तो बता ही दिए थे जी आपको, और फिर आप डांस कर रही थी इतने खूबसूरत अंदाज में जी 6 साल की उम्र से। तो भाई ये तेलुगु का जो मामला है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पेश आया होगा, उस बारे में बताएं। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट था सर, क्योंकि हम तो हिंदी बोलने वाले लोग हाँ, हैं। बेशक। और अचानक से मतलब हैदराबाद में आ जाना, लैंग्वेज बदल जाना, लोग नए, यहाँ पे कोई हमारा फैमिली मेम्बर नहीं जो हमें सपोर्ट कर सके, बेशक। तो बहुत नए थे सर, सभी लोग नए थे, लैंग्वेज नहीं थी। अब कम्युनिकेट कैसे करें, बात हाँ, कैसे करें किसी से, सही बात है। बहुत मसला हुआ था स्टार्ट में। फिर भी देखिए सर, मुश्किलात तो हिस्सा होती हैं ज़िंदगी का, जिससे हमें लड़ना पड़ता है। तो स्टार्ट में फिर थोड़ा समझ में नहीं आता था, लेकिन जो मेरे कोरियोग्राफर थे उनको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, अच्छा, जो हमारे लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही। जी, तो वो थोड़ा सा समझाते थे और मुझे बताते थे कि गाने का ये सिचुएशन है, तो मैं उसके हिसाब से एक्सप्रेशंस देती थी। अच्छा, कि ये गाना इमोशनल गाना है, ये लाइक पापा से रिलेटेड है या मम्मा से रिलेटेड है ऐसा, या फिर ये थोड़ा ग्लैमरस सॉन्ग है, इसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशंस देने। तो वो मुझे थोड़ा सा बता देते थे, उसके हिसाब से मैं एक्सप्रेस कर देती थी। क्या बात, जी। जबरदस्त। फिर बाद में बीच में सर जो मेरे साइड डांसर्स थे और जो भी थे सारे तेलुगु ही बोलते थे। हाँ, सर हिंदी बोलने वाला तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो उनकी बातें, उनके जो लफ्ज़ थे, उनके जो शब्द थे, वो मैंने धीरे धीरे ग्रैब करना शुरू करे, कैच करना, समझना शुरू करे। छोटे छोटे से वर्ड्स, जैसे येला उन्नावू मतलब हाउ आर यू, तिन्नावा मतलब खाना खाया, ऐसे। तिन्नानु मतलब हाँ खा लिया, मी पेरेंटी आपका नाम क्या है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो है मैंने कैच करना शुरू। बोलना नहीं आता, मतलब बोलने में थोड़ा डर था पहले, कुछ गलत ना कह दूं, गलत ना कह दूं मतलब दूसरा बंदा गलत ना समझ ले, होता है ना सर, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को भी हमें, कोई भी लैंग्वेज हो सर, कहीं की भी हो, किसी भी सिटी की हो, किसी भी स्टेट की हो, हमें रिस्पेक्ट करना है उसकी। सही बात है ना, बेशक। जैसे हम अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे उनकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करना है। तो मैंने वही किया सर कि कैच करना शुरू करा मैंने, फिर बाद में धीरे धीरे बोलना भी शुरू करा। और वो बोलना भी इसलिए ज़रूरी था सर, क्योंकि कम्युनिकेशन वो एक हद तक ठीक है सर, लेकिन फिर आगे कैसे भी हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा ही लोगों से, बात करनी पड़ेगी ही लोगों से। तो मेरे नाना जी ने बोला कि बेटा आपको कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वहाँ पे ज़्यादातर तेलुगु ही बोलेंगे, और इंडस्ट्री में तो तेलुगु ही बोलते हैं सर ज़्यादातर। तो फिर मैंने उस माइंड में रखी उस बात को, और मैं उस पर चली। क्या मैंने ऐसे तेलुगु सीखी। अगर आप मुसलसिल यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएंगी तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तेलुगु सीख जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सर, कम्युनिकेशन से ही तो सीखते हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल, बात करते करते। बिल्कुल। अक्सर आपने जब रियलिटी शो किया जी,
कोई यादगार वाकया जी। जो आपको याद आता हो तो हमसे शेयर करें। बिल्कुल सर, एक बहुत ही ख़ास वाक़या मैं बताती हूँ आपको। मतलब एक ख़ास मेमोरी कह दें आप उसे। सर D10 के शो में मैं सेमीफ़ाइनल्स तक गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम आया। उसके बाद सर सेमीफ़ाइनल्स में मेरा एलिमिनेशन हो गया था। थोड़ी छोटी-मोटी थोड़ा मार्क्स में हाँ, आ अप्स गई डाउन थी तो मैं। होता है। जी हाँ, हाँ। वो तो होता ही रहता है सर ज़िंदगी के अंदर। लेकिन सर फिर ग्रैंड फ़िनाले में D10 के शो में आए थे यहाँ के बहुत टॉप एक्टर एंड डांसर, मल्टी टैलेंटेड और मेरे फ़ेवरेट जूनियर एनटीआर सर। अच्छा। जी, तो जब वो आए तो मुझे डायरेक्टर सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि अक्सा, आपका जो सॉन्ग है स्विंग ज़रा, वो उसने बहुत व्यूज़ मतलब बहुत कमाए थे व्यूज़, बहुत व्यूज़ आए थे यूट्यूब पे, बहुत फेमस हुआ था, उस सॉन्ग से मुझे नाम आया था। बेशक। जी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे कि अक्सा, अब जूनियर एनटीआर सर का ही वो सॉन्ग है, जूनियर एनटीआर सर की मूवी है जय लव कुशा, तो अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सबको मतलब आपके लिए भी अच्छा है और ऑडियंस भी बहुत एक्सपेक्ट करेगी इस सॉन्ग से। तो मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं इस मौके को कैसे मिस कर सकती हूँ। और उसी वक्त मुझे मतलब एक शूट मतलब एक मूवी का भी ऑफ़र आ गया था। अच्छा। जी हाँ, तो मैंने उसको थोड़ा डिले करवाया एंड बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी सर, जूनियर एनटीआर सर के साथ परफॉर्म करने की, उनके सामने परफॉर्म करने की। तो ये मेरा बहुत ख़ास लम्हा रहा। तो मैंने उनके सामने सब परफॉर्म करा, स्विंग ज़रा सॉन्ग मेरा, अच्छा। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो मैं थैंक यू सर जूनियर एनटीआर सर। उन्होंने जो कॉम्प्लीमेंट्स, उन्होंने जो कमेंट्स मुझे दिए, वो बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे। उन्होंने बोला कि ये 2 आँखें भी काफ़ी नहीं है आपकी परफॉर्मेंस को देखने की। क्या बात है, जी, क्या और बात मैं तो एलिमिनेट हो गई थी सर। तो उन्होंने कहा कि अगर जैसे आप फाइनल्स में होती तो शायद आप ही जीतती। है। तो वाह। तो मुझे ये लगा कि मैं तो यहीं पे जीत गई हाँ, सर, बिल्कुल, और क्या सवाल ही नहीं है, चाहिए? बिल्कुल। मतलब इतने बड़े एक्टर जिनके एक्टिंग की सारी दुनिया दीवानी है, बेशक। अगर वो हमारे हमारे हमसे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमें कह दे तो और किसी को क्या चाहिए सर? बेशक, सही बात। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, फिर मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं बस आपके साथ 2 स्टेप्स, जस्ट 2 स्टेप्स आपके साथ करना चाहती हूँ स्टेज पे, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और वो स्टेज पर आए। तो जो उस डांस लाइक उस सॉन्ग के जो कोरियोग्राफर थे शेखर मास्टर जी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। उन्होंने ही सबसे पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप, ऐसा लगता है कि यू आर हैविंग सम हीरोइन फीचर्स करके, कि क्या आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं एज सकती एन हैं। एक्ट्रेस। तो उनकी बदौलत ही, उनके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक हूँ। तो शेखर मास्टर जी थे और बीच में मैं थी सर, और जूनियर एनटीआर सर। हम तीनों ने परफॉर्म किया, स्टेप्स किए सर। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब सब लोग इतना इतना चिल्ला रहे थे कि वाओ लग रहा था, एक वो क्या बात मोमेंट ही अलग था सर। पूरे सब लोग, इतने सारे लोग थे सर। और हम लोग ने जब वो शुरू करा छोटी सी, अब इतने बड़े एक्टर जब बेशक, करेंगे तो सही फिर बात, बात ही बिल्कुल, अलग सवाल ही होती नहीं है है। उसकी। फिर वो तो जो है चीफ गेस्ट रहे हैं चीफ उस गेस्ट शो के, और टॉप मोस्ट टॉप एक्टर मोस्ट। है हाँ, हमारे। बिल्कुल। अब तो पैन इंडिया एक्टर हाँ, हो गए हाँ, हैं वो, बेशक, सही बात, ट्रिपल आर मूवी से। तो सर वो मेरा बहुत यादगार लम्हा है सही डी बात। शो का। जी अच्छा अक्सा, जब आप रियलिटी शो कर चुकी, जी उसके बाद फिर आपको धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर मिलने जी शुरू हुए, तो इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताएं। फिल्मों में जो आपका दाखिला हुआ, जी तो पहली मूवी अगर आपको जी याद आता हो तो। जी श्योर सर। तो D10 शो से सर मुझे बहुत नाम आ गया था, बहुत मूवी के ऑफर्स वहीं से ही स्टार्ट हो गए थे। जब मैं मतलब शो में थी और मैं जब बस निकली थी तो मुझे ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने उस टाइम मूवी भी साइन कर ली थी, बट ये हुआ सर कि ये बात है 2020 में शायद लॉकडाउन लग गया था, हाँ, हाँ, राइट? बिल्कुल। तो मैंने मूवी तो साइन कर ली, और एक मूवी थी कुमार राजा जो मैंने साइन की थी, लेकिन वो बन नहीं पाई किसी प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर लग गया सर लॉकडाउन। तो उससे पहले मैंने 2+1 करके भी एक मूवी करी थी, जिसका नाम बाद में चेंज करके दलारी हो, वो ऑलरेडी रिलीज भी हो चुकी है। अच्छा, और इसी बीच में मैंने एक और मूवी करी थी साइन, वो थी दर्जा। तो अच्छा। दैट वाज माय डेब्यू मूवी, बिकॉज वो सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पे आई, थिएटर्स में आई करके। तो सर पहले तो ये 1.5-2 साल जो है वो लॉकडाउन में वेस्ट हो गए थे, सभी के वेस्ट हो गए थे। बेशक, सही बात। नॉट, मैं सिर्फ अपना नहीं कहूँगी, सबके काम ही रुक गए थे। उसके बाद फिर जो है दर्जा मूवी मेरी रिलीज़ हुई सर। वो मूवी रिलीज़ हुई थी 2022 में।
हाँ हाँ या तो दर्जा मूवी रिलीज हुई एज अ डेब्यू और अल्हम्दुलिल्लाह उसको लोगों ने पसंद किया। बहुत प्यारा कैरेक्टर था उसके अंदर। వైరల్లే గోగింది నీకుంటే వయసు నీతోనే నేనుంటే ఆనందమా కవ్వించి కడలల్లే ముంచిందే ప్రేమ నీవే ఓ వరమా हीरोइन का। और उसमें जो है एक सॉन्ग जो मैं अभी शेखर मास्टर का आपसे जिक्र कर रही थी, उन्होंने वो उसमें से एक सॉन्ग जो है मेरा उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। अच्छा जी हाँ, तो ये भी एक यादगार लम्हा ही कह हाँ, सकते हैं बेशक। आप, सही क्योंकि बात है। जिन मास्टर के सामने मैंने परफॉर्म किया उन्होंने मतलब मुझे कोरियोग्राफ किया, वो जज थे उस शो के अंदर, हाँ 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 ही वॉज द जज। क्या बात। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है सर कि उन्होंने मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर आप प्लीज़ मेरे लिए सॉन्ग कोरियोग्राफ कीजिए, तो उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो मैं शेखर मास्टर को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मास्टर, क्योंकि किसी भी कलाकार को, किसी भी आर्टिस्ट को सबसे पहले एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। आप कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आपके पीछे कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आई थिंक वो आपका टैलेंट वेस्ट कैसे सही पता बात। चलेगा किसी को। सही बात है। तो बहुत से लोग रहे हैं सर, जैसे एक शेखर मास्टर जी हैं, तो उन्होंने वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। दर्जा में स्पेशली सिर्फ उन्होंने मेरे लिए वो गाना कोरियोग्राफ किया, वो बहुत हिट भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मूवी रही सर, उसके बाद फिर रही अनस्टॉपेबल। अच्छा अनस्टॉपेबल में भी सर इट वाज अ वेरी गुड मूवी, वो कॉमेडी बेस्ड थी सर। हाँ हाँ दर्जा में तो लाइक मिक्सड ऑफ एवरीथिंग, लाइक इमोशंस भी था उसके अंदर एंड फाइट्स भी थी उसके अंदर। और अनस्टॉपेबल मूवी में सिर्फ कॉमेडी तो की थी मैंने, मतलब एक्टिंग भी किया मैंने, डांस भी किया। अनस्टॉपेबल मूवी मेरे लिए इसलिए खास है सर क्योंकि उसके अंदर मैंने फाइटिंग भी की थी, ओहो मेरे फाइट सीक्वेंसेस भी हैं उसके अंदर। अच्छा तो ये एक मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि मैं कराटे भी करती हूँ। जी हाँ, मार्शल आर्ट्स भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसके अंदर, अनस्टॉपेबल के अंदर। तो उसके अंदर भी बहुत सारे पैडिंग आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और उसमें जो हमारा टाइटल ट्रैक था, तो अभी RRR को जो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला है, हाँ हाँ उसके जो सिंगर हैं हाँ। राहुल सिप्लीगंज सर, तो उन्होंने हमारा टाइटल ट्रैक गाया था। अच्छा जी हाँ, उस मूवी के लिए। अनस्टॉपेबल मूवी के अच्छा, लिए। तो ये भी ओके। बहुत हमारे लिए बड़ी बात थी बस बेशक। कि इतने अच्छे सिंगर ने हमारी मूवी में गाना गाया। बहुत से ऐसी, इंद्रवती चौहान जी ने तो मेरा एक सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग था, स्पेशल सॉन्ग उन्होंने वो गाया था। आपने पुष्पा मूवी का ऊ अंडा हुआ सॉन्ग बहुत हाँ फेमस हाँ हुआ, बिल्कुल। उस सॉन्ग की सिंगर इंद्रवती चौहान जी ने मेरे लिए गाना गाया था, अनस्टॉपेबल। अच्छा जी हाँ। ओके तो वो भी बहुत अच्छी मूवी थी सर। तो वो ये ऑलरेडी थिएटर्स में रिलीज मूवीज हो गई, दलारी, दर्जा, अनस्टॉपेबल, और एक और रिसेंटली रिलीज हुई थी निल्लोरी नरजा, ओके ओके वो पूरी न्यू टीम। तो ये मेरी रिलीज मूवीज हैं। और अभी सुमन सर का एक बहुत बड़े यहाँ के सीनियर एक्टर हाँ, हैं, हाँ। उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो वो सिद्धन्ना गट्टू, ये सारे शेड्यूल्स जो है चल रहे हैं। ओके ओके जी, रनिंग है ये रनिंग तो में बिल्कुल। एक 4 रोजेज मूवी है सर मेरी, अच्छा। एक क्षणा मोका युगम है। तो ये सारे जो है रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी रिलीज मूवीज हैं जो मैंने आपको पहले बताई। बिल्कुल। लेकिन एक बात है अक्सा कि लॉकडाउन का फ़ायदा मैं समझता हूँ आपने उठाया है। वो किस तरह मैं बताऊंगा। जी। आपने लैंग्वेज सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया होगा। आपके सर्कल में जितने तेलुगु बोलने वाले हैं उनसे शब्दों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, जी जी तभी तो आपको इतने सारी मूवीज़ मिल रही हैं जी। और आगे भी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन एक बात है अक्सा, खैर आप मूवीज़ तो करती हैं, जी। फिर डांस के मामले में भी बहुत आगे हैं शुक्रिया। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करती रहती जी। हैं। तो उस बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं, क्योंकि नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि अक्सा खान मल्टी टैलेंट आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे कराटे जानती हैं, जी शायरी करती हैं और फिर अच्छे अच्छे एडिटिंग करती हैं, क्योंकि हमने इनके जितने भी एडिट किए हुए पोस्ट देखे हैं बहुत मज़ा आया। तो बहरहाल मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि भाई जी। आपके जो दिगर एक्टिविटीज़ हैं उस बारे में। सर मेरे नाना जी जो हैं हमेशा बचपन से मुझसे यही कहते थे कि अक्सा एक एक पल ज़िंदगी में कीमती है, उसे कभी मिस नहीं करना, कभी फ्री नहीं बैठना। लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्या करें, जैसे कभी कभी गैप आ जाए। सर फॉर एग्जांपल संडे मान हाँ, लीजिए, सर बिल्कुल। संडे को ज़्यादातर शूट्स नहीं नहीं रहते, होते हैं, सही है। तो मैं उस संडे को भी अपना बिजी डे बना के रखती हूँ। कैसे सर, जैसे अब संडे को आराम मारना नहीं, मैं क्या करती हूँ सर, पेन उठाती हूँ, अपनी डायरी उठाती हूँ और मैं लिखना शुरू करती हूँ। मैं पोएम्स लिखती हूँ, मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, मैं शायरी करती हूँ।
तो मैं ऐसे अपने टाइम को स्पेंड करती हूँ। डांस की प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहती है, 2 आवर्स में अपने डांस को देती हूँ, और कराटे की भी डेली प्रैक्टिस चलती है। मार्शल आर्ट्स की तो मैं डेली करती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ना मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मतलब ये डेली प्रैक्टिस मांगते हैं। तो मैं मार्शल आर्ट्स कराटे करती हूँ। मैं बचपन से जिम्नास्टिक्स करती हूँ सर। हाँ, जी हाँ सर, जिम्नास्टिक्स का मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने जिम्नास्टिक्स सर ऐसे सीखी कि हमारे यहाँ पे ना पार्क्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे नाना जी और मैं जाते थे और वहीं पर ही कुछ छोटा मोटा मार देना, मतलब तो वो छोटा जैसे Jumping. कार्ड व्हील मार हाँ। ली, फ्रंट वॉक ओवर मार लिया, बैक वॉक ओवर मार लिया, हैंड पर बैलेंस कर लिया, हेड पर बैलेंस कर लिया। तो ये सब जो है मैंने पार्क में जिम्नास्टिक्स ऐसे सीखी है सर। बाकी जिम्नास्टिक्स हो गया। स्टोरी, मुझे डायरेक्शन में बहुत शौक है सर, मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप मैंने- डायरेक्टर भी हैं? जी हाँ सर, मुझे डायरेक्शन बहुत पसंद है, मुझे माशाल्लाह। एडिटिंग बहुत पसंद है। अरे वाह वाह जी वाह। हाँ। तो मैं जैसे कुछ भी बनाती हूँ ना सर, मैंने मुझे पुराने लाइक ओल्ड टाइम एवरग्रीन सॉन्ग्स होते थे उस टाइम में, 90s 50s 60s 40s के। जी जी। तो मैं क्या करती हूँ सर, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो, कि उन सॉन्ग्स को मैं रिक्रिएट करती हूँ, एक बार फिर से उनका रिक्रिएशन करती हूँ, लेकिन अपने अंदाज में। वो क्या चीज थी मिला के नजर बिला दी, हुआ वो असर कि हमने नजर झुका दी। जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं सर, मैं उनको कॉपी नहीं करती, क्योंकि वो अच्छा। एक अलग बात है हाँ, सर, वो उनको तो हम है। कॉपी कर भी कर भी नहीं सकते, सही बात है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि अगर मैं करूँ तो मैं अपने अंदाज से करूँ। तो ऐसे मैंने बहुत से गाने जो है रिक्रिएट करे हैं। उसके अंदर डीओपी मैं ही हूँ, मैं खुद ही शूट करती हूँ सही है। फ़ोन से, और एडिटिंग भी फिर मैं ही करती हूँ, और उसकी कोरियोग्राफी मैं ही करती हूँ, कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर हीरो और हीरोइन वो दोनों मैं ही एक्ट करती हूँ। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला दिल ले गई, याला दिल ले गई। मेरे आजू बाजू कोई नहीं रहता तो ये मतलब मुझे पसंद है सर, ये मेरा शौक है। तो मैं अपने घर में जब भी कभी फ्री होती हूँ तो मैं ऐसे टाइम को स्पेंड करती हूँ। वाह वाह वाह, बहुत जी। अच्छी बात है। वन मैन आर्मी। हाँ, हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारी चीजें एक साथ करना जी बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि आदमी एक्टिंग करे तो फिर कैमरा कैसे संभाले, जी फिर एडिटिंग करें, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद फिल्म बनाएंगी, आप खुद डायरेक्शन करेंगी, फिर आप खुद अकेले बैठ के देखेंगी। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे मैं फ्यूचर में कभी किसी फिल्म को डायरेक्ट करूँ तो उसे पूरी दुनिया देखे, और उसमें जो मतलब मैं बिल्कुल ऑब्वियसली चाहूँगी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं सर वो ऑडियंस के लिए करते हैं, सही है। ऑडियंस को खुश करने के लिए करते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग होने चाहिए मेरी चीज़ को देखने के लिए। चाहिए। तो बहरहाल अक्सर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बातों में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।